जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम बच्चों, मैं बल्केश मीना आज आप सबके लिए हमारी हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय समास लेके आई हूँ। तो चलिए हम जानते हैं ये समास है क्या। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द कौन सा, जिसका अर्थ हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द समस्त पद कहलाता है। अर्थात समास के नियमों से जो बनता है शब्द, वही शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जब समास होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, वो हट जाते हैं। विभक्ति चिन्ह समझ आए, जो हम कारक में लगाते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, वो लुप्त हो जाते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद, समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। समास का जब विग्रह करते हैं, यानी समास को जब अलग करते हैं, तो क्या होता है, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। समास विग्रह क्या होता है, समास को अलग करना, दो शब्दों को अलग अलग करना, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद है हमारे पास गंगा जल। गंगा जल में जो गंगा है वो पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो समास विग्रह क्या हुआ, गंगा का जल, यानी का जो है वो क्या है, विभक्ति चिन्ह है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, समझ आया। तो इस प्रकार से समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद कौन सा है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, उसी का अर्थ प्रधान हो, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे यथावधि, यथावधि यानी अवधि के अनुसार, यथावधि अवधि के अनुसार। आजन्म, जन्म पर्यंत, जन्म तक। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। समझ आया कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, उसी का अर्थ प्रधान हो, उसे ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। आजन्म यानी आ यानी पर्यंत और यथा मतलब अनुसार, ठीक है। तत्पुरुष समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, लोप यानी गायब हो जाता है, गंगा का जल। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, जैसे उदाहरण के तौर पे कोशाकार, कोश को करने वाला, करण तत्पुरुष। मनचाहा, करण तत्पुरुष का उदाहरण है मनचाहा, मन से चाहा, करण। संप्रदान, मार्गव्यय, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल।
अधिकरण तत्पुरुष नगरवास, नगर में वास, ये कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब तीसरा है हमारे पास कर्मधारय समास। जो समास विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। जो समास विशेषण, विशेषता, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई है, उपमेय जो उपमा दी गई है, उपमान से मिलकर बनते हैं। ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन। नीला गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, ये हैं कर्मधारय समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे सामासिक पद, जैसे दशानन। दशानन का विग्रह हम करते हैं तो आता है दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। बहुव्रीहि समास यानी जैसे दशानन, 10 हैं आनन, तो अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। 10 यानी संख्या, आनन मतलब सिर, है ना, तो दोनों ही अर्थ अलग अलग अर्थों को बता रहे हैं। जैसे पंचानन 5, आनन मतलब मुख, तो 5 है मुख जिनके, शंकर जी। और गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण जी। अब है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह को बोध कराता है। संख्या यानी संख्या बताता है, गिनती बताता है। जैसे पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। ठीक है। अब है हमारा दवदव समास। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। 2 ही पद होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, या, तथा, या, अथवा, आ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हानि लाभ, हानि या लाभ, नर नारी, नर और नारी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुए हमारे समास। तो एक बार हमने क्या क्या पढ़ा इस समास के पाठ में, उसको हम एक बार दोहरा लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल कर उनका रूप संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद का विग्रह करके उसे पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहला पद होता है वो पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और दवदव समास। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दवदव समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है। समास का अब जरा एक बार उत्तर देख लें। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। समास की कितनी प्रक्रियाएं हैं? 2 प्रक्रियाएं, समस्त पद और समास विग्रह। समास से बना संक्षिप्त शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद। समस्त पद को तोड़कर लिखा जाना क्या कहलाता है? समास विग्रह। समास के कितने भेद हैं?
समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तत्पुरुष समास, दवदव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, तो बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा समास क्या है, समास के कितने भेद हैं। तो चलिए अब आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक कौन सी, मैं और मेरा व्याकरण में एक बार दोहरा लेना, तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ जाएगा और उसके बाद आप इसकी दी गई अभ्यास कार्य कर लेना। तो चलिए बच्चों, मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।